डिसिप्लिन वाली बहू। कानपुर शहर में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था जिसका मुखिया प्रेमनाथ था। प्रेमनाथ के अलावा उस परिवार में उसकी पत्नी रीमा, बड़ा बेटा पवन, बड़ी बहू गौरी, छोटा बेटा वनराज और पोता बबलू रहते थे। वो सब वैसे तो हमेशा मिलजुल कर रहते थे, लेकिन एक बात पर प्रेमनाथ की उन सबसे बहस होती रहती थी और वो था अनुशासन। प्रेमनाथ के सिवा पूरा परिवार किसी चीज की परवाह नहीं करता था। हे भगवान, कितनी गंदगी हो रखी है घर में। 11 बज गए और अभी तक। अरे क्या हो गया, क्यों बड़बड़ा रहे हो? तुम्हें मेरा बोलना बड़बड़ाना लगता है? नहीं जी, आपका बोलना मुझे बड़बड़ाना नहीं लगता, लेकिन फिलहाल आप अपने में ही बड़बड़ा रहे थे इसलिए मैंने पूछा। मैं ये कह रहा था कि 11 बज गए और अभी तक झाड़ू भी नहीं लगी। कितना गंदा हो रखा है सब। ओहो, ये आपका रोज का है। मेरा रोज का है या तुम लोगों का रोज का है कि पूरा घर इतना गंदा ही रहता है? ना तुम झाड़ू लगाती हो ना बहू लगाती है। अरे पापा जी, इतनी सुबह सुबह कौन आ रहा है देखने की झाड़ू लगी है कि नहीं? नहीं तो क्या। अरे ये क्या बात हुई तुम लोगों की? घर सुबह सुबह साफ होना चाहिए। तुम लोग ना घर आंगन साफ करते हो, ना तुम लोगों के कोई सोने जागने का टाइम है। जब 10 बजे सोकर उठोगी तो झाड़ू तुम्हारा भूत लगाएगा क्या? पूरा घर ऐसा कबाड़ खाना बना रहता है, कोई आ जाए तो क्या कहेगा? और बबलू क्या सीखेगा? अरे पापा, कितना ओवर रिएक्ट कर रहे हो आप। हाँ, मैं तो ओवर रिएक्ट ही कर रहा हूँ। तुम लोग तो महान हो, जो कोई अनुशासन ही नहीं है तुम लोगों में। ये बोलकर प्रेमनाथ गुस्से में अपने कमरे में चला गया, लेकिन उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले दिन दोपहर का समय था। बबलू स्कूल से घर लौटा और आते ही घर में शोर मच गया। उसने अपना स्कूल बैग दरवाजे के पास ही पटक दिया, जूते दरवाजे के बाहर उतार कर फेंक दिए, मोजे सोफे के पास और स्कूल की यूनिफॉर्म चारों तरफ फैला दी। फिर जोर से चिल्लाया, मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है, मम्मी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाना दो। प्रेमनाथ, जो बबलू की हरकतें देख रहे थे, तुरंत गुस्से में उठ खड़े हुए। बबलू, ये क्या तरीका है? सामान एक जगह नहीं रख सकते? तुम्हारा बैग वहाँ, जूते यहाँ, मौजे यहाँ। क्या घर को कचरे का डिब्बा बना रखा है? दादाजी रहने दीजिए ना, मम्मी बाद में उठा लेगी। अभी मुझे खाना चाहिए, भूख लगी है। ये क्या बात हुई? हर चीज की एक जगह होती है। पहले सामान उठाओ, अपनी जगह पर रखो, फिर खाना मिलेगा। अनुशासन में रहना सीखो। अनुशासन? ये कौन सी चिड़िया है? अनुशासन मतलब डिसिप्लिन। बदतमीज कहीं का, उल्टे जवाब देता है। बबलू गुस्से में चिल्लाते हुए रोने लगा। तभी गौरी वहां आ गई। अरे पापा जी, इतना नाराज क्यों हो रहा है? बच्चा है, सीख जाएगा। भूखा है बेचारा, पहले उसे खाना तो खाने दीजिए। गौरी, तुम समझती क्यों नहीं? अगर बच्चे को अभी अनुशासन नहीं सिखाया तो बड़ा होकर इसकी ये आदतें और खराब हो जाएंगी। तुम लोग खुद भी किसी नियम में नहीं रहते और बच्चों को भी यही सिखा रहे हो। पापा जी रहने दीजिए ना, आपको हर चीज में अनुशासन चाहिए। हम जैसे हैं खुश हैं, आपको क्यों इतनी चिंता हो रही है? गौरी बबलू को लेकर अंदर चली गई। प्रेमनाथ का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। जब माँ बाप खुद लापरवाह है तो बच्चे अनुशासन कैसे सीखेंगे? अरे आप आराम करो ना, क्यों इतनी टेंशन लेते रहते हो? उसी शाम नरेश चंद्र, प्रेमनाथ के पुराने दोस्त, घर आए। प्रेमनाथ ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, लेकिन जैसे ही नरेश चंद्र सोफे पर बैठने लगे, उन्होंने देखा कि वहां वनराज के गीले कपड़े और तौलिया बिखरा पड़ा है। अरे प्रेमनाथ, ये क्या? सोफे पर तो कपड़े बिखरे पड़े हैं। अरे नरेश, सॉरी यार, मैं अभी हटवाता हूँ। वनराज ने ये सब फैला रखा है, मैं उसे ही बुलाता हूँ। प्रेमनाथ ने आवाज लगाई, लेकिन वनराज घर पर नहीं था। वनराज घर पर नहीं है, रुको मैं हटा देती हूँ। रीमा ने आकर कपड़े उठाए और कोने में पटक दिए। अरे नरेश जी, आप बैठिए, ये सब रोज का है, हम ऐसे ही रहते हैं। हे भगवान, ये लोग कब सुधरेंगे? इन लोगों ने तो मुझे शर्मिंदा कर रखा है। आप ही कोई चमत्कार कर दीजिए जिससे ये लोग सुधर जाएं। कुछ समय यूं ही गुजरता गया। घर का माहौल हमेशा की तरह बिखरा और लापरवाह था। प्रेमनाथ सब कुछ देखकर परेशान तो होता था, लेकिन उसने अब बोलना छोड़ दिया था, मानो उसने हालात से समझौता कर लिया था। तभी घर में खुशी की खबर आई। वनराज की शादी तय हो गई थी। घर में रौनक छा गई। रीमा और गौरी ने खरीदारी शुरू कर दी। बबलू उधम मचा रहा था और प्रेमनाथ इस बार बिना शिकायत किए हर तैयारियों में हाथ बटा रहे थे। मेरी तो भगवान से बस यही प्रार्थना है कि मेरी छोटी बहू थोड़ा अनुशासन रखने वाली हो। बिल्ली को सपने में छिछड़े ही दिखते हैं। क्या बोले? कुछ नहीं। शादी का दिन आ गया। घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। बारात धूमधाम से रवाना हुई और पूरी रस्मों के साथ वनराज की शादी सानिया से हो गई। सानिया जब पहली बार घर में दुल्हन बनकर आई तो रीमा ने आरती की थाल लेकर दरवाजे पर खड़े होकर उसका स्वागत किया। आओ आओ बहू, अब इस घर को अपने प्यार से और रोशन कर देना। वैसे भी ये घर तुम जैसे किसी का इंतजार कर रहा था। सासू माँ, ये प्यार की बातें ना पहले ही कर लो, बाद में तो वही पुराने ताने सुनने को मिलेंगे।
अरे अब ताने सुनाने का वक्त नहीं है, हमारी बहू घर में आ गई है, अब तो हमारा घर और चमकेगा। और ताने वाने तो सास बहू के रिश्ते की डोर है, क्यों? सानिया ने मुस्कुराते हुए घर में कदम रखा। प्रेमनाथ ने उसे आशीर्वाद दिया और धीरे से कहा, बेटा इस घर को अपना ही घर समझो और हाँ जो सही लगे वो करना। सानिया ने सिर झुकाकर हामी भरी। रीमा और गौरी ने उसे अंदर ले जाकर कमरे में बिठाया। सारी रस्में निपटने और मेहमानों के जाने के बाद जब एक सुबह सानिया किचन में गई तो वहां का हाल देखकर हैरान रह गई। फर्श पर पानी फैला हुआ था, प्लेटफॉर्म पर मसालों के डिब्बे बिखरे पड़े थे और बर्तन तो बस पूछो मत। हे भगवान, ये क्या हाल है? ये किचन है या युद्ध का मैदान? तभी पीछे से प्रेमनाथ की आवाज आई। क्या हुआ बहू, पहले सुबह ही परेशान लग रही हो? अरे पापा जी, आप ये किचन बहुत गंदा है। कोई ऐसे किचन में कैसे काम कर सकता है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, शुरू कहाँ से करूं? हाँ बहू, मुझे लगा ही था कि तुम्हें ये सब अजीब लगेगा। क्या बताओ, यहाँ किसी को सफाई से कोई मतलब ही नहीं है। पूरा घर ऐसा है, कोई अनुशासन ही नहीं है। पर ये तो गलत बात है ना, ऐसा कैसे चल सकता है? मुझे लगता है कि थोड़ा अनुशासन होना चाहिए। मैं इसे ठीक कर दूंगी। सानिया ने बिना देर किए किचन साफ करना शुरू कर दिया। उसने पूरा प्लेटफॉर्म साफ किया, बर्तन धोकर सही तरीके से रखे और फर्श भी चमका दिया। किचन को इतना साफ मैंने सालों बाद देखा है। अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब साफ ही रहेगा। पर जब काम करके सानिया अपने कमरे में गई तो वहां का हाल देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। बिस्तर पर गीला तौलिया पड़ा था, मोजे और कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। ये क्या हाल बना रखा है आपने? बिस्तर पर गीला तौलिया क्यों रखा है? सब कुछ बिखरा हुआ है, ये क्या तरीका है? अरे सानिया, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं तो ऐसे ही रहता हूँ। अब आप अकेले नहीं है, मैं भी हूँ यहाँ। आपको थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए। अरे बाबा ठीक है, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ। तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो? सानिया ने समझ लिया कि बातों से कुछ नहीं होगा। उसने कमरा साफ किया और पूरे घर को साफ करना शुरू कर दिया। उसने हॉल को भी चमका दिया। ये सब करने के लिए धन्यवाद बेटा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि शाम तक सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। सच में? हाँ, जस्ट वेट एंड वॉच। प्रेमनाथ ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। शाम तक हालत फिर वैसी हो गई। पापा जी ने ठीक ही कहा था। अरे सानिया, क्या बात है? तुम तो पापा जी के नक्शे कदम पर चल रही हो। हाँ, उनको आखिरकार एक साथ ही मिल ही गया। अब तो घर में डबल अनुशासन होगा। सबकी बातों से सानिया ने समझ लिया कि यहाँ बातों से कोई असर नहीं होगा। ये लोग सुनेंगे नहीं, लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि इन्हें बदलाव महसूस हो। सानिया ने एक योजना बनाई और वनराज से कहा, सुनिए, चलिए ना मेरी सहेली के घर चलते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। ठीक है, तुम कहो तो चल ही लेते हैं। वैसे भी तुम पहली बार कह रही हो, मना कैसे कर सकता हूँ। सानिया और वनराज सानिया की सहेली मोहिनी के घर पहुंचे। मोहिनी ने दोनों का दिल खोलकर स्वागत किया। अरे वाह सानिया, तू तो शादी के बाद पहली बार आई है। चलो, आज हमारे घर रौनक आ गई। वनराज जी, आप तो घर के दामाद हुए, हमारे लिए तो खास मेहमान है। आइए आइए, अंदर आइए। अरे जीजा जी बोलो, दामाद बोलकर क्यों बड़ी बन रही हो? सॉरी। सानिया और वनराज मोहिनी के घर के अंदर गए। मोहिनी का घर इतना साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड था कि वनराज कुछ पल के लिए हैरान रह गया। फर्श इतना चमकदार था कि उसमें हर चीज का रिफ्लेक्शन नजर आ रहा था। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स, सजी धजी अलमारी और गुलाब के फूलों से सजा लिविंग रूम किसी महल से कम नहीं लग रहा था। अरे ये घर है या कोई होटल का सूट? वाह मोहिनी जी, आपका घर तो कमाल का है। धन्यवाद वनराज जी, पर ये सब मेरी आदत है। घर में साफ सफाई रखना और हर चीज का अपनी जगह पर होना मेरी प्रायोरिटी है। वैसे भी घर इंसान की पर्सनालिटी को दिखाता है। अच्छा, आप बैठिए, मैं नाश्ता लाती हूँ। मोहिनी ने चाय और नाश्ता लाकर टेबल पर रखा। प्लेटों में सजा नाश्ता ऐसा लग रहा था जैसे किसी 5 स्टार होटल में परोसा गया हो। वाह मोहिनी, तेरा घर और तेरा नाश्ता दोनों एकदम परफेक्ट है। तू बस तारीफ कर रही है या सच में खुश है? अरे सच कह रही हूँ। मुझे तुझसे साफ सफाई की कुछ टिप्स भी लेने होंगे। नाश्ते के बाद दोनों मोहिनी से विदा लेकर घर की ओर रवाना हुए। रास्ते में सानिया ने मुस्कुराते हुए वनराज से पूछा, तो कैसा लगा मोहिनी का घर? बहुत अच्छा लगा, हर चीज अपनी जगह पर थी। सब कुछ इतना सजा सवरा कि मन को सुकून दे। हमारा घर तो इससे बिल्कुल उल्टा है। सही कहा, लेकिन असल में हमारा घर भी ऐसा ही है। फर्क बस इतना है कि हमारा घर गंदा रहता है और हर चीज इधर उधर पड़ी रहती है। अब सोचो, अगर मेरी सहेली हमारे घर आए और ये सब देखे तो उसे कैसा लगेगा? सानिया की बात वनराज के दिल पर लगी। उसने सिर झुकाकर कहा, तुम सही कह रही हो। अब से मैं कुछ भी इधर उधर नहीं फेंकूंगा, हर चीज अपनी जगह पर रखूंगा। ये सुनकर सानिया ने राहत की सांस ली।
उसे विश्वास था कि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। अगले दिन जब सानिया किचन में काम खत्म करके अपने कमरे में गई तो उसने देखा कमरा एकदम साफ था। गीला तौलिया बिस्तर से गायब था, मौजे अपनी जगह पर थे और हर चीज ढंग से रखी गई थी। सानिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। थैंक यू वनराज, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने कमरा इतना साफ कर दिया। थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, तुमने मुझे सही तरीके से रहना सिखाया। सच में अब अच्छा महसूस हो रहा है। इस दौरान प्रेमनाथ कमरे में आ गए। कमरे का नजारा देखकर वे चौंक गए। अरे ये मेरा बेटा है या कोई चमत्कार हो गया? वनराज क्या बात है, अब भाई पूरा घर ऐसे ही सुधर जाए तो क्या कहना है? पापा जी वक्त लगेगा लेकिन धीरे धीरे सब बदल जाएंगे। प्रेमनाथ ने सानिया की जमकर तारीफ की। बहू तुमने इस घर को बदले बिना ही बदल दिया। चलो अब हम सब मिलकर बाकी लोगों को भी सुधारते हैं। एक दिन सानिया गंदे कपड़े लेकर गहरी सोच में गौरी के कमरे में गई। अरे दीदी ये गंदे कपड़े आपके कमरे में रख दूं? वैसे भी आपका कमरा गंदा ही है, मेरा तो साफ सुथरा है। क्या बकवास कर रही हो सानिया, गंदे कपड़े मेरे कमरे में क्यों रखोगी? दीदी गंदे कपड़े तो गंदी जगह पर ही रखने चाहिए ना। आपका कमरा देखो, मेरा कमरा देखो, अब बताइए कहाँ रखूं? गौरी को ये सुनकर गुस्सा तो आया लेकिन साथ ही उसे अजीब भी लगा कि सानिया सच कह रही है कि उसका कमरा गंदा तो है। उसने कपड़े रखवाने की इजाजत तो दे दी लेकिन खुद के कमरे की हालत पर गौर करना शुरू कर दिया। चाची हमारा कमरा तो आपके कमरे के सामने कूड़ेदान लग रहा है। बबलू चुप कर। सानिया के इस तरीके ने गौरी को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक दिन सानिया ने अपनी सास रीमा और जिठानी गौरी से कहा, मम्मी जी और दीदी चलिए ना आज बाजार चलते हैं, थोड़ी शॉपिंग हो जाए, नए पर्दे भी देख लेंगे और आपके लिए नई साड़ियाँ भी। अरे वाह, शॉपिंग की बात सुनकर तो हमारी थकान ही उतर गई। चलो तैयार हो जाते हैं। हाँ चलिए ना, बहुत दिन गए बाजार गए हुए। तीनों अपने अपने कमरों में तैयार होने चली गई। सानिया को उसके कपड़े तुरंत मिल गए क्योंकि उसकी अलमारी एकदम ऑर्गेनाइज थी। उसने झटपट अपनी पसंदीदा साड़ी निकाली, तैयार हुई और लिविंग रूम में आकर बैठ गई। दूसरी तरफ रीमा और गौरी अपनी अलमारियों में कपड़े ढूंढने में उलझ गई। रीमा की अलमारी इतनी अस्त व्यस्त थी कि साड़ियां नीचे गिरने लगी। अरे ये साड़ियाँ क्यों गिर रही है? मैं तो बस वो नीली वाली साड़ी ढूंढ रही हूँ। मम्मी यहाँ भी वही हाल है, मेरी पसंदीदा कुर्ती मिल ही नहीं रही। ये अलमारी ना हमेशा गड़बड़ रहती है। चाची तो तैयार होकर रानी की तरह बैठी है और मम्मी दादी आप दोनों अभी तक अपनी अलमारियों के साथ युद्ध कर रही है। बबलू ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं कपड़े हमेशा सही जगह पर रखती हूँ, मुझे हर चीज का पता होता है। मम्मी दीदी देख लो, सीखो चाची से कुछ, आपको तो शर्म आनी चाहिए। रीमा और गौरी जो पहले से ही परेशान थी बबलू की बात सुनकर शर्मिंदा हो गई। हाँ भाई अब तो सच में अलमारी ठीक करनी पड़ेगी, हर बार यही हाल होता है। चलो फिलहाल तो शॉपिंग पर चलते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। उस दिन रीमा और गौरी ने शॉपिंग तो कर ली लेकिन मन ही मन अपने सुधार की ठान ली। अगले कुछ दिनों में रीमा और गौरी ने अपनी आदतें बदलनी शुरू कर दी। उन्होंने अपनी अलमारियां ठीक की और रसोई में फैली गंदगी भी साफ करनी शुरू कर दी। एक दिन जब प्रेमनाथ घर के लिविंग रूम में आए तो सब कुछ ऑर्गेनाइज देखकर चौंक गए। अरे ये तो कमाल हो गया, लगता है कुछ लोगों को अब डिसिप्लिन पसंद आने लगा है। पापा जी वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, बस सही तरीके से समझाने की जरूरत होती है। तुमने तो कमाल ही कर दिया सानिया, पूरे घर को बदल दिया। लेकिन तुमने कहा था कि आखिरी बार अभी बाकी है, वो क्या है? बस थोड़ा और इंतजार। मुझे इसके लिए पड़ोस वाली बबीता आंटी की मदद लेनी होगी, उनसे मिलकर आती हूँ। सानिया बबीता के पास गई और उन्हें अपना प्लान समझाया। बबीता जो खुद भी साफ सफाई की दीवानी थी तुरंत राजी हो गई। उसी शाम बबीता घर आई। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद बबीता ने सानिया के कमरे की तारीफ करनी शुरू कर दी। अरे वाह सानिया, तुम्हारा कमरा तो किसी होटल की कमरे जैसा लग रहा है। सब कुछ इतना साफ और ऑर्गेनाइज्ड। तुम्हारे आने के बाद तो ये घर भी थोड़ा सही लगने लगा है, वरना पहले तो ये घर किसी चिड़ियाघर जैसा लगता था। चिड़ियाघर? हाँ हाँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। और देखो तुम्हारा और तुम्हारी सास के कमरे तो ऐसे लग रहे जैसे वहाँ सिर्फ फैला हुआ सामान रहता हो। तुम दोनों को तो बस गंदगी फैलाने का ही शौक है ना। बबीता आंटी आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? अरे मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? सच तो ये है कि तुम्हें साफ सफाई का जरा भी ध्यान नहीं। हमारा कमरा इतना भी गंदा नहीं है, और वैसे भी हर कोई सानिया जैसा परफेक्ट नहीं हो सकता। अरे रीमा, परफेक्ट बनने की जरूरत भी नहीं है। बस इतना कर लो कि लोग तुम्हारा कमरा देखकर सिर पकड़ कर ना बैठ जाए। ये सानिया तो घर की इज्जत बचा रही है, तुम्हें तो उसे शुक्रिया कहना चाहिए। रीमा और गौरी को बबीता की बातों से बहुत गुस्सा आया लेकिन वो चुप रही। बबीता बस मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। बबीता ने जो कहा वो सही तो था। अब तुम दोनों को भी सोचना चाहिए कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते होंगे।
बबीता की बातों ने रीमा और गौरी को झकझोर कर रख दिया। उन्हें एहसास हुआ कि अब तक लोग उनके बारे में क्या सोचते होंगे। मम्मी जी अब बहुत हो गया, हमें अपना कमरा और अपनी आदतें बदलनी ही होंगी। हाँ गौरी, अब हम और शर्मिंदा नहीं होना चाहते, हमें सुधार की कसम खानी होगी। अगले कुछ दिनों में रीमा और गौरी ने अपने कमरे को बहुत अच्छे से सजा लिया। उन्होंने न केवल अपने कपड़े और सामान ऑर्गेनाइज्ड किए, बल्कि रसोई और पूरे घर की सफाई भी शुरू कर दी। एक दिन जब घर पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड हो गया तो सबने मिलकर सानिया का शुक्रिया अदा किया। बहू, तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। तुमने हमें सही मायने में जीने का तरीका सिखाया। हाँ सानिया, हमें माफ कर दो, हम शुरुआत में तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाए, लेकिन अब हम वादा करते हैं कि घर हमेशा साफ सुथरा रहेगा। अरे दीदी और मम्मी जी, माफी की कोई जरूरत नहीं। परिवार में प्यार और समझ ही सबसे बड़ी बात होती है। बस अब हमेशा ऐसे ही रहिएगा। तो ये है मेरी डिसिप्लिन वाली बीवी का जादू। अब ये घर हो गया है एकदम परफेक्ट। और नहीं तो क्या, अब हमारा घर चिड़ियाघर नहीं बल्कि महल लगने लगा है। और इस तरह सानिया ने न केवल घर को बदल दिया, बल्कि पूरे परिवार को भी जीवन में अनुशासन का महत्व सिखा दिया।